नमस्कार दोस्तों, मैं निलरा आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। 28 अक्टूबर को हमारी एक मीट हुई थी दिल्ली आईआईटी में, जहां पर काफ़ी ट्रेडर्स हम लोग इकट्ठे हुए थे और हम लोग आपस में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि मेरा एक जो प्रेजेंटेशन था वो था कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम मल्टी बैगर और सुपर स्टॉक्स। क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से कि उसमें कुछ चार्ट वगैरह क्लियर नहीं दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर से उस वीडियो को रिक्रिएट करते हैं और आपके लिए फ्रेश एक मैं वीडियो बना लेता हूं, जिससे कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उन तक ये वीडियो बहुत ही क्लियर और सही से पहुंचे। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और उसकी शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये है कि क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम मल्टी बैगर और सुपर स्टॉक्स, जिसको कि मैं सुपर स्टॉक्स कहना पसंद करता हूँ। मल्टी बैगर यानी कि क्या होता है? मल्टी बैगर वो बैगर शेयर्स होते हैं जो जनरली जो है वो 2-3 सालों में 200 से 100% से ज़्यादा का मूव देते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इनको ट्रेड करते हैं और इसमें क्या हमें करना चाहिए। चूंकि मैं पिछले कई सालों से मल्टी बैगर में ट्रेड करता हूं और ये मेरा एक तरीके से फोर्टे है, तो वो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कुछ चीज़ें मार्केट के बारे में। फ्यू थिंग्स टू रिमाइंड अबाउट द मार्केट एंड दे आर: नंबर वन, मार्केट इज अ नेगेटिव सम गेम। तो जो लोग इस बात को जानते हैं ना, कई लोगों को कई जगह लिखा जाता है कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम, जीरो सम नहीं। मार्केट जीरो सम गेम लोगों को लगता है कि सब जितने बायर और जितने सेलर सब तो बराबर ही होते हैं, जहां कोई सेल करता है तो कोई बाय भी करता है, तो अल्टीमेटली ले दे करके तो ये जीरो सम गेम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाती है कि इस पूरे प्रोसेस में आपके मनी जो है थोड़ा थोड़ा करके चार्जेस और ब्रोकरेज के फॉर्म में गवर्नमेंट को जाती है और ब्रोकर्स को जाती है। तो अल्टीमेटली जो कसिनो है, जो हाउस है, वो आज की डेट में गवर्नमेंट और ब्रोकिंग हाउसेज हो गए हैं। तो उनको चाहे आप विन करें चाहे आप लूज करें, उनको उनका शेयर मिलता रहता है। तो नेगेटिव सम गेम, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। ये हम सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ रिमाइंड कराना चाहूंगा कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। पीछे जो हो गया वो उसकी तरफ नहीं देखता। आपने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस लिया है कंपनी का, उस पर मैटर नहीं करता है। आगे क्या होने वाला है, इससे मार्केट को ज़्यादा मतलब है। इसीलिए आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा आता है, लेकिन उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आती है तो तुरंत मार्केट जो उसका शेयर जो है वो गिर जाता है। लेकिन यही कोई कंपनी आप देखोगे कि कंपनी का रिजल्ट तो ठीक ठाक आया, कोई बहुत अच्छा भी नहीं आया, कभी कभी तो खराब भी आता है, फिर भी शेयर भाग जाता है, क्योंकि उसका फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो मार्केट को दिखता नहीं है। आज तो कोई बात नहीं, ये पास्ट का रिजल्ट तो जो है वो पास्ट की परफॉर्मेंस है, बट फ्यूचर की परफॉर्मेंस में ये बढ़ने वाला है रेवेन्यू, तो इसलिए वो शेयर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट, मार्केट इज इम्परफेक्ट। ये इम्परफेक्ट अगर मार्केट नहीं होता ना, तो हमको आपको ट्रेड करने का तो मौका ही नहीं मिलता। कोई भी पैसा मार्केट से बना नहीं सकता। मतलब इम्परफेक्ट का मतलब क्या है? अगर दुनिया की सारी न्यूज़, मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ अगर इमिडिएटली डिस्काउंट हो जाती, डिस्काउंट यानी कि अगर वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती, तब तो मौका मिलता ही नहीं किसी को ट्रेड करने का। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मार्केट जो है वो इम्परफेक्ट है, एकदम है। एक कोई न्यूज़ आती है रिलेटेड, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अभी ही तुरंत डिस्काउंट हो, अभी ही वो प्राइस इन हो जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको प्राइस इन होने में। इन बातों को हमको समझना है, ध्यान देना है। मार्केट में ऑफन बी इरेशनल। अक्सर तो मार्केट इरेशनल ही होता है। जो लोग मार्केट में लंबे समय से हैं वो, मैं देखिए मुझे 15 ईयर्स हो गए और मैं 2007, उस ज़्यादा ही हो गया, 2007 से हूँ मार्केट में। और उस समय भी सब प्राइम फॉल आया था, उसके बाद बहुत से बुल मार्केट आया, फिर एक फॉल आया, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर अगेन बुल मार्केट आया। अभी कोविड का फॉल आप लोगों ने देखा, उसके बाद एक ज़बरदस्त बुल मार्केट देखा, फिर 2022 में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहा, थोड़ा सा करेक्शन फेज ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा रहा, डाउनवर्ड ही रहा। उसके बाद 23 में मार्केट ने फिर रफ्तार पकड़ी। तो ये हो तो रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा लॉजिक तो कह रहा है कि नहीं है, ये इरेशनल है, होना नहीं चाहिए, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, कोविड के बाद सारी एक्टिविटी रुक गई तो क्यों बढ़ गया। कई लोग बोल रहे थे। देखिए, मार्केट आपको लग सकता है इरेशनल, लेकिन अगर मार्केट जो है वो है, ठीक है, और ये अक्सर इरेशनल होता है। रीजन क्या है कि इसके
मार्केट के जो मूव के पीछे का जो ड्राइवर है ना, वो है इमोशन, ह्यूमन इमोशन। और ह्यूमन इमोशन तो हम सबको पता है कि वो इरेशनल ही होता है। इमोशन कब से रैशनल होने लगा? थॉट्स रैशनल होते हैं, इमोशन तो कहाँ से रैशनल होगा, वो तो इरेशनल ही रहेगा। तो मार्केट यहाँ से चलता है। अब जो आदमी मार्केट में ये लगाएगा ना, वो ही ऐसे लोगों से पैसा कमा पाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट, चार्ट फॉलोज द मार्केट ग्राउंड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग टेक्निकल एनालिसिस के जोश में भूल जाते हैं कि भैया चार्ट जो है वो मार्केट का फुटप्रिंट है, पास्ट है, वो हो गई घटना, गुजर गई बात, खत्म हो गई बात। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसी को रिपीट करेगा। हम एक अजम्पशन लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिपीट करता है अपने आप को, इसीलिए चार्ट भी रिपीट करते हैं और कुछ हद तक ये चलता भी है। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप ये थंब रूल लेकर के चलें कि जो पहले हुआ वही दोबारा होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट चलता है तो पैटर्न बनते हैं, पैटर्न बना इसलिए मार्केट वैसा मूव करेगा, ये बात दिमाग से निकालते। चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट मनी इज साइलेंट व्हेन बायर्स एंड वोकल व्हेन सेल्स। तो ये सारी बातें हमने आईआईटी दिल्ली में भी डिस्कस की थी, और अभी और भी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इन सबको आप ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। वहाँ तो चूंकि टाइम लिमिटेशन था तो थोड़ा सा जो है मैं शॉर्ट में था, बट यहाँ पर मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्मार्ट मनी इज साइलेंट व्हेन बायर्स, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं ना, बिग मनी या स्मार्ट मनी, वो जब खरीदती है ना तो वो एकदम साइलेंटली खरीदती है, किसी को पता नहीं चलने देती, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। उस समय मार्केट में उस शेयर से रिलेटेड कोई आपको न्यूज नहीं सुनाई देगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ना कोई रिकमेंडेशन आएगा ना कुछ आएगा। एंड अनदर पार्ट, एंड वोकल व्हेन सेल्स, तो जब वो बेचते हैं ना तब वो सारा गाना गाते हैं, जब उनको बेचना होता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो एनालिस्ट के केस में मैं आपको एक साइड जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, एनालिस्ट मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक बाय साइड एनालिस्ट, एक सेल साइड एनालिस्ट। बाय साइड एनालिस्ट कौन होता है? जो जिसके एनालिसिस के बेस पे बिग फंड, म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, और वो बड़ी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, वो पब्लिक तक कभी नहीं आती। दूसरे होते हैं सेल साइड एनालिस्ट। ये सेल साइड एनालिस्ट का मतलब क्या है कि जब बिग फंड को अपने शेयर बेचने होते हैं तो फिर वो एनालिसिस करके, सेल करके पब्लिक तक, ब्रोकर्स के थ्रू उनके क्लाइंट्स तक ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं, और ये ड्रामा चलता है। इसी से समझ लीजिए कि आप जितनी एनालिसिस मार्केट में, न्यूज में अगर आपके सामने आ रही है रिकमेंडेशन, तो ये सब की सब सेल साइड एनालिस्ट के द्वारा दी हुई है। और आप खुद चेक कर लीजिएगा, जब भी किसी शेयर की रिकमेंडेशन आती है कि हाँ इस शेयर को बाय करने का रिकमेंडेशन आ गया, और जनरली देखिए अगर किसी एक ही शेयर पे दो चार ब्रोकर्स ने पैसा रिकमेंडेशन दे दिया, आप ध्यान से देखना उस महीने में तो वो कम से कम नहीं करते हुए भी 80% टाइम्स वो शेयर गिरेगा। 80% टाइम्स, बहुत बड़ी एक्यूरेसी है ये, मैंने खुद पर्सनली चेक की हुई है, आप भी देख लीजिएगा कि जब वो रिकमेंडेशन आता है उसके बाद 15 डेज या 30 डेज तक वो शेयर गिरता ही गिरता है। उसके बाद भले वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब 12 मंथ 12 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है। तो पहले तो उन्होंने माल गिरा लिया अपना, जो बेचना था बेच लिया, जब वो नीचे जाएगा तो फिर एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसको आपको समझना है। रिटेलर्स हैव फ्यू सुपर पावर्स। देखिए, मार्केट में रिटेलर ऐसा नहीं है कि सबसे कमजोर, सर्वहारा, दुखी, प्रताड़ित वर्ग है, ऐसा एकदम भी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आम जनता को अच्छी तरह से समझ में आए। रिटेलर्स के पास कुछ सुपर पावर्स हैं, और वो सुपर पावर्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। रिटेलर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर है कि वो किसी भी एक अच्छे स्टॉक में कितना भी शेयर खरीद के और बेच सकता है, खरीद सकता है और बेच सकता है बिना किसी को पता चले। वो क्विकली एंटर कर सकता है, क्विकली एग्जिट कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस। आप ध्यान से देखिएगा, रिटेलर का मतलब क्या होता है? जिसके पास 2-3 करोड़ तक, 5 करोड़ तक भी है, वो सब रिटेलर ही हैं। ठीक है, बिग फंड आपका 50 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर होता है, उसके नीचे कोई बड़ा बिग फंड नहीं होता। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा, तो आप ध्यान से समझना, आप देखना कोई भी जो टॉप 10 या 20 जो मोस्ट ट्रेडेड शेयर्स हों, उनमें आप 2-4, मतलब 1 करोड़ का माल खरीद के बेच दोगे ना तो थोड़ा सा मूव आएगा, ज़्यादा मूव नहीं आएगा प्राइस में। और अगर आपने उसका 2-3 लॉट में, ट्रेंच में अगर उसको खरीदा और बेचा तो प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये एक समझने की चीज़ है कि तो यही आपकी सुपर पावर है कि आप साइलेंटली एंटर कर सकते हो, साइलेंटली एग्जिट कर सकते हो। बिग फंड्स ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक दिन में अगर किसी को 500 करोड़ का माल खरीदना है किसी एक शेयर में, तो क्या होगा? 500 करोड़ अगर वो एक खरीदेगा या 100 करोड़ भी अगर एक शेयर में खरीदेगा, तो अगर एक दिन में खरीदेगा तो सर्किट ही लग जाएगा, उतने तो सप्लायर ही नहीं मिलेंगे। तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, कई बार उनको महीनों लग जाते हैं, कई बार कई हफ्ते लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो ये आपकी सुपर पावर है, इसको आपको समझना है। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द एबिलिटी टू अर्न इन फ्यूचर। जैसा मैंने कहा कि ये बात ध्यान में रखिएगा। कई बार लोग सोचते हैं बैलेंस शीट से हम वैल्यू निकाल लेंगे। बैलेंस शीट से वैल्यू अंदाजे से निकाली जाती है, लेकिन वहां पर फिर एक अजम्पशन आता है, एक प्रोबेबिलिटी आती है, एक एक्सपेक्टेशन आता है, एक प्रोजेक्शन आता है कि भैया फ्यूचर में भी ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी। ये मान करके वैल्यू निकाली जाती है बैलेंस शीट से। क्यों? मेन मुद्दा क्या है? फ्यूचर में वो कितना अर्न करेगा, फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, उसके बेस पे वैल्यू निकाली जाती है। और ये आपको पता ही है कि जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाली जितनी भी उसकी कैश इनकम है, जो कैश फ्लो है, उसको प्रेजेंट रेट से, डिस्काउंटिंग रेट से हम उसको डिस्काउंट करते हैं, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। इस पर कभी बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा फाइंडिंग सुपर स्टॉक। थोड़ा सा बीच बीच में एक घूंट पानी भी ले लूं मैं। फाइंडिंग सुपर स्टॉक्स। तो ये देखिए, जो सुपर स्टॉक्स होते हैं, मैं किनको सुपर स्टॉक्स कहता हूं? सुपर स्टॉक्स का मतलब क्या है? मल्टी बैगर अमेरिकन टर्म है। वहां पर बेसबॉल होता है तो वहां पे जो बैगिंग होती है उसको हिसाब से उन्होंने मल्टी बैगर कर दिया। यहां पर सुपर स्टॉक्स प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि मल्टी बैगर की बात की जाती है कि भाई वो 2 साल में 100%, 200%, या 2 या 3 सालों में, या 4-5 सालों में, या हो सकता है उससे भी लंबे समय में। उसमें टाइम ड्यूरेशन का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं। उसमें होता है कि भैया अगर वो शेयर जब से आपने खरीदा तब से आज तक, हो सकता है 5 सालों में वो 2 गुना 3 गुना दे, तो भी मल्टीबैगर कहलाएगा। मेरा परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ऐसे शेयर्स को प्रिफर करता हूं, ऐसे शेयर्स को ढूंढने की कोशिश करता हूं जो कि एक साल में कम से कम 50% या उससे ज्यादा रिटर्न दे, और 2 से 3 सालों में तो वो 100 या 200% दे ही दे। मतलब 5 साल 6 साल वाला कहानी नहीं चाहिए। और ऐसे शेयर मिल रहे हैं, इंडिया में तो ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे शेयर जनरली पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है, जिस प्रकार की होता है ना, अमेजन वगैरह में अगर देखते होंगे, अगर डिस्कवरी वगैरह, तो ये प्राणी जो है अमेजन के घने जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुपर स्टॉक्स भी जो हैं कुछ स्पेसिफिक जगहों पे पाए जाते हैं। ये सुपर स्टॉक नाम के प्राणी भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए हम MFA यानी कि मैक्रो फैक्टर एनालिसिस के द्वारा उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इनका निवास स्थान कहाँ है। हाँ, उनकी हैबिटेट कहाँ है। हैबिटेट जो होते हैं ना, कहाँ रहते हैं ये एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। नंबर 1 जगह आती है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। जो भी कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके शेयर्स के मल्टी बैगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस। देखिए, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सारी की सारी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, और टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बिजनेसेस हैं, उनमें मल्टी बैगर या जो सुपर स्टॉक्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगेन, बिजनेस दैट अलाइन विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डायरेक्शन। इकोनॉमी की जो ग्रोथ और डायरेक्शन हर समय, हर डिकेड के हिसाब से, जब कोई भी गवर्नमेंट रहती है, या जब समय दुनिया बदलती रहती है, आपको पता है, तो समय के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्शन, उसकी स्पीड और दशा और दिशा दोनों ही बदलती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि वर्तमान समय में हमारे देश की दशा और दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है। उन डायरेक्शंस में जाने के लिए कौन कौन से बिजनेस हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, तो ये आपको वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मिलेगा। जैसे अभी बता दूं, जैसे यहाँ इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड बहुत से शेयरों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। बिजनेसेस दैट अलाइन विद न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट। देखिए, फिर वही बात है, गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी, धीरू भाई अंबानी जो है, उनका एक स्टेटमेंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर फॉर अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सही भी है। तो बिजनेस के लिए क्या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं? तो बात एक्सटर्नल फैक्टर्स की जा रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी पॉलिसीज। क्योंकि एक पॉलिसी बदली और बिजनेस का बंटा ढार हुआ। सभी आप लोगों ने देखा, एक बार उन्होंने बेटिंग और उस पे गैम्बल कसिनो पे GST डाला,
और आपने देखा डेल्टा कॉर्प का क्या हाल हुआ, सर्किट में बेचारा गिरा। और एकदम मतलब अच्छा खासा बिजनेस है, कैश फ्लो जनरेट करता है, सब कुछ है, लेकिन हैवी जीएसटी लगी और जितने का मार्केट कैप नहीं भैया उतने की तो जीएसटी शायद लगभग लगी, उसकी तो हालत दिख रहा है। अब ऐसे शेयरों, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेटिव एंड डिसरप्टिव बिजनेसेस, तो यहाँ जरूर बात है। जो भी बिजनेस इनोवेटिव हो, डिसरप्टिव हो, जैसे आपने देखा कि ड्रोन टेक्नोलॉजीज में कुछ कंपनीज ने काम करना शुरू किया और उनके शेयर जो है वो मतलब सुपर स्टॉक्स बन गए, उन्होंने कई गुना रिटर्न दे दिया बहुत ही कम समय में। विंडफॉल बिजनेस, विंडफॉल बिजनेस किसे कहते हैं, जहां पे कि प्रॉफिट जो है वो सडन सडन उनको प्रॉफिट हो जाता है अचानक किसी यूनिक इवेंट की वजह से। जैसे कि जब कोरोना आया ना, तो देखा होगा कोरोना में सारे शेयर गिर गए, लेकिन फार्मा और केमिकल के शेयरों ने आसमान को छू लिया। उनके लिए वो विंडफॉल था, मतलब कहते हैं ना कि बस हवा बही और आम टपक के नीचे गिर गया। तो ये विंडफॉल वही है, हवा की वजह से जो चू गए ना आम नीचे और खड़े खड़े मिल गए बिना किसी मेहनत के, ये कहानी है यहाँ पे। हाँ, तो ये विंडफॉल गेन जब कभी होता है ना, कभी यूनिक इवेंट्स में, बार बार नहीं होगा, यूनिक इवेंट्स में होगा, ठीक। न्यू आईपीओज, जो नए आईपीओज होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नए आईपीओज में आपको जल्दी सुपर स्टॉक्स मिलने की संभावना होती है अक्सर। अब दूसरा, बिजनेस हेल्थ एनालिसिस। कई बार लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा पुराना नाम हो गया। जो रेलिवेंट वर्ड है वो है बिजनेस हेल्थ एनालिसिस। भैया बिजनेस कितना हेल्दी है, आप लंगड़े घोड़े पे तो दाव लगाएंगे नहीं, बीमार घोड़े पे तो दाव लगाएंगे नहीं। जब हमें इन्वेस्टिंग करनी है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करनी है, तो हमें हेल्दी टैलियन चाहिए ना, एकदम मजबूत घोड़ा चाहिए जो कि हमें पता है कि इस दौड़ में वो जीतेगा, ठीक। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में वो धराशायी हो जाए। तो इसके लिए हमको उसकी हेल्थ एनालिसिस करनी होती है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत है, या किसी को मतलब ऑडिटिंग या सीनियर अकाउंटेंट बनने की जरूरत है कि भैया वो सारा चीज बैलेंस शीट एक एक देखे। इतनी जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, आपको कोई फोरेंसिक अकाउंटिंग में नहीं जाना, बेसिक फैक्टर्स को आप ध्यान रखिए, उतने से ही एक नॉर्मल इन्वेस्टर का काम बन जाता है। आपके लिए बड़े सिंपल तरीके से और सिंपल चीजों को लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ग्रोइंग सेल्स एंड नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली, अगर किसी कंपनी को ध्यान से देखिए, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए, अगर वो कंसिस्टेंट तरीके से क्वार्टरली में और एनुअल में उसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ रही हो, तो फिर वो कंपनी ठीक है, हेल्थ अच्छी है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, देखिए अर्निंग पर शेयर में दो फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, दूसरा अर्निंग, ठीक है। तो अर्निंग को जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आता है। और ये दोनों फैक्टर का मिला, क्योंकि कई बार खेल होता है, कई बार अर्निंग में खेल होता है, कई बार शेयर होल्डर्स जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ घट जाते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। तो अर्निंग पर शेयर को आपको देखना है कि अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो ठीक है, क्योंकि ईपीएस ही वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स के नाम पे मिलता है। हेल्दी रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कितना होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक नॉर्मल अजम्पशन मैं आपको बता दूं, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, अपनी तो इक्विटी है ही है बिजनेस में, जितना ओनर का पैसा लगा है वो है, साथ में जो लोन का पैसा वो भी जोड़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और इक्विटी का मतलब जितनी ओनर ने खुद पैसा लगाया हुआ है, ओनर का मतलब आप शेयर होल्डर भी ओनर ही कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक शेयर होल्डर को आरओई से मतलब होता है, प्लस आरओसी भी देखना होता है, ताकि जो उसने लोन लिया उस पर वो प्रॉपर रिटर्न जनरेट कर रहा है कि नहीं, ताकि वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ये कितना होना चाहिए, कई बार लोग मुझसे सर कितना होना चाहिए, सर आरओई कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मेरा ये मानना है कि एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। एक शेयर होल्डर को के ऊपर अगर आरओई एफडी के इंटरेस्ट रेट से कम है किसी भी बिजनेस में, तो उसमें तो कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि 10% से ऊपर ही होना चाहिए आरओई। आरओसी जो है जनरली मैं प्रेफर करता हूँ 15% के ऊपर। आरओसीई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो भी 10 से 15% से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रीजन क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही आज की डेट में अगर कहीं लोन लेने जाते हैं तो 13-14% का लोन होता है, तो एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम ले रहा है उससे बंदा ऊपर जनरेट कर रहा है। अर्निंग सरप्राइजेस, ये एक फैक्टर है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अर्निंग सरप्राइजेस क्या क्या आती हैं। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट निकले, चाहे भी आगे बीच में, जब भी क्वार्टरली
रिजल्ट निकले या एनुअल रिजल्ट निकले, तो आप देखिए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट आया या कम रिजल्ट आया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितना ही बेटर रिजल्ट आता है उतना ही मतलब यह है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अच्छी है, तो वो हेल्थ का इंडिकेटर है। इंक्रीजिंग अर्निंग गाइडेंस, कई बार कंपनियां जो है मोस्टली आईटी से रिलेटेड कंपनीज जो होती हैं वो अपनी अर्निंग गाइडेंस बताती हैं कि भैया अगले साल हम इतने % का हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन होने का टारगेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी इन जहाँ जहाँ पर अर्निंग गाइडेंस इंक्रीज कर रहा हो कंपनी का, मतलब कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो एक हेल्थ का इंडिकेशन है। लो डेट, बहुत ज़्यादा लोन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी मैक्सिमम कंपनी की बिजनेस की मैक्सिमम इनकम तो लोन चुकाने में चली जाती है, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। ठीक, तो कम लोन वाली कंपनियों की तरफ ध्यान दें। जीरो डेट हो बहुत अच्छी बात है, अगर बिजनेस अच्छा और जीरो डेट हो तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और दूसरा एक है कि कभी कभी लोन ज़्यादा होता है, फिर जब कंपनी लोन चुकाना शुरू करती है, उसके पास सरप्लस मनी रहती है और वो फिर लोन जब चुकाना शुरू करती है, उससे भी शेयर्स की हेल्थ पता चलती है, मैनेजमेंट का इंटेंशन पता चलता है। क्योंकि मैनेजमेंट अगर बदमाश है तो वो लोन क्यों चुकाएगा, वो तो पैसा लेके नीरव मोदी बन जाएगा, विजय माल्या बन जाएगा, भाग जाएगा वो। ठीक है, अगर वो लोन चुका रही है जेन्युइन तरीके से और बिजनेस भी साथ में अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और हेल्दी बिजनेस का इंडिकेशन है। कैश फ्लो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, कैश फ्लो ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग में जितने भी गेम होते हैं, कई बार कंपनियां अकाउंटिंग बुक्स को ना मैनिपुलेट करती हैं किस कई तरीकों से, और सत्यम का एग्जांपल आपके सामने है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। बट ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या होता है कि कई बार जो है वहाँ से पता नहीं चलता। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैश फ्लो जो होता है ना, कैश फ्लो में गेम होने के चांसेस कम रहते हैं, ना के बराबर, बहुत कम होता है, क्योंकि कैश फ्लो को जल्दी नहीं उसको मैनिपुलेट किया सकता है, क्योंकि वो रियल कैश की बात करता है। ठीक है, और वो वेरीफाइड कैश होते हैं सारे। तो जो कैश फ्लो है अगर वो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, तो फिर जो है वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। नेक्स्ट, जनरली आप देखना जो लार्ज लार्ज कैप में आपको सुपर स्टॉक्स कम मिलेंगे। कभी कभी मैंने कहा ना, वंस इन अ ब्लू मून, कभी बहुत कोई करेक्शन ह्यूज आ गया, उसके बाद आप देखोगे तो लार्ज कैप परफॉर्म कर जाए बहुत बढ़िया, वरना नॉर्मल सिचुएशन में लार्ज कैप जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। ठीक है, उनको जो है म्यूचुअल फंड यूज़ करते हैं अपना कैपिटल पार्क करने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। म्यूचुअल फंड्स को बहुत ग्रोथ से मतलब नहीं होता है, डाउनफॉल ज़्यादा नहीं हो इससे मतलब होता है। तो आपको सुपर स्टॉक्स कहाँ पाए जाएंगे, मोस्टली स्मॉल और जो मीडियम कैप होते हैं ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जनरली इसमें कितना पकड़ा जाए, तो कुछ लोग माइक्रो में, माइक्रो अवॉइड करता हूँ। मिनिमम भैया 1000 करोड़ से ऊपर का जो है कैप हो, 1000 करोड़ भी माइक्रो के लगभग में आता है, बट मिनिमम 1000 से ऊपर हो, 5000 से ऊपर ज़्यादा सही रहता है, 5000 के ऊपर हो या 1000 के ऊपर सही है, 1000 करोड़ का मिड कैपिटल हो तो यहाँ सही है, और ऊपर तक जो है करीब 50-60 करोड़ तक भी ठीक है। 70-80 करोड़ तक जाते जाते धीरे धीरे कैप कंपनी हैवी होने लगती है, तो 50-60 करोड़ तक भी मीडियम कैप में कई बार चल जाता है। बट सबसे जो ऑप्टिमम होता है वो 5000 से लेकर के और 30,000 करोड़ तक के बीच का जो जो मार्केट कैप होता है ना, उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस रहते हैं। गुड प्रमोटर होल्डिंग, देखो किसी बिजनेस में अगर प्रमोटर ही गायब है, या प्रमोटर, कई कंपनियों आप देखेंगे उसमें प्रमोटर गायब है, या प्रमोटर की होल्डिंग है मुश्किल से 20% की या 11%, कहीं कहीं तो 10% भी, 11%, और प्रमोटर बना हुआ है, वो अभी बिजनेस चला रहा है, तो भैया ऐसे में प्रमोटर का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा रहेगा, कम से कम 51% उससे ज़्यादा हो तब सही है। और अगर कभी कभी क्या होता है, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर वो अपना इंक्रीज करता है होल्डिंग, तो देखिए प्रमोटर से ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में किसी को पता नहीं रहेगी। जब प्रमोटर अपना खुद ही शेयर जब खरीद रहा हो या अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के बारे में कि मेरा बिजनेस आगे कहाँ जाने वाला। ठीक है, हाई पीई, ध्यान रखिएगा। ऐसे सुपर में हम बात कर रहे थे कि कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कि हम बात किस चीज़ से कर रहे हैं कि हम किस तरीके से ढूंढेंगे सुपर स्टॉक्स को। तो उसके लिए ये आता है कि जनरली जो सुपर स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी पी हाई होती है, ऐसा नहीं कि वो 2 4 5 के पी में मिल जाएंगे। आरबीएनएल एक बार 8 के पी में था, लेकिन उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी, अब 20-20 के आसपास आ गया है। तो अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनकी पी आप देखिएगा, वो आपको लगेगा कि लोग कहते हैं भाई 20-25 तक तो ठीक है, अगर 30 के ऊपर पी हो तो नहीं खरीदना। मैंने तो अक्सर देखा है कि जो 30-40 के ऊपर जिनकी पी होती है, बढ़ के 50-60-70-80-100 तक पहुंच जाते हैं। हाँ, बट ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि भाई 2700 या 1600 की पी हो, जैसा कि अदानी के कुछ शेयर्स में
हाँ, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब फाइंडिंग सुपर स्टॉक्स में ही स्पॉटिंग सुपर स्टॉक्स। अब ये तो हो गया बिजनेस के हेल्थ एनालिसिस। अब स्पॉटिंग मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं, प्राइस एक्शन सिम्टम्स, जो कि आपको चार्ट से देख के पता चल जाएंगे कि प्राइस एक्शन के सिम्टम्स क्या हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। ऐसे जो शेयर होते हैं, जो सुपर स्टॉक्स होते हैं, उनके लक्षण ये हैं कि वो लगातार हायर हाइज हायर लोज बनाएंगे। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर जो होता है ना ट्रेंडिंग का, हायर हाइज हायर लोज वो बनाते रहते हैं, तो ये उनका साइनिंग होता है। मोस्टली वो अपने ऑल टाइम या 52 वीक हाई के नजदीक होते हैं, बहुत ह्यूज करेक्शन नहीं आता उनमें। अगर कभी करेक्शन भी आता है तो वो ज्यादा करेक्शन नहीं आता है, लेस देन 20% का अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से करेक्शन होता है। फिर जनरली ये सारे अपने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेजेस होते हैं, यानी कि 200 डे 50 डे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनके ऊपर ही रहते हैं, उनके नीचे ये बहुत कम ही आते नहीं आते हैं। मतलब मैंने तो देखा जो जो सुपर स्टॉक्स होने का मादा रखता है, पोटेंशियल रखता है, वो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है। फिर ये लगातार अपने जो ब्रेक करते हैं बेसिस, बेसिस मतलब एक बार मूव किया, फिर वो थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद वो बेसिंग, उसको बेस कहते हैं, वहां उसने बेस बनाया, उसने आराम किया, थोड़ा सा ठहरा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेगा। तो उस बेस को वो लगातार तोड़ते रहते हैं, नया बेस तोड़ते रहते हैं, बेस तोड़ते रहते हैं। दे आर मोस्टली ट्रेंडिंग। एक बात ध्यान में रखिएगा, जनरली जो है ना वो मोस्टली ट्रेंडिंग होते हैं। ऐसे शेयर ना, जब कभी आपको लगे कि वो बार बार, मतलब अगर इस तरीके से ये मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं कि ये अगर यहाँ अ, अगर वो आपको बार बार एक साइडवेज मूव करे तो वो शेयर कभी भी सुपर स्टॉक्स नहीं बन सकता है। उनमें लगातार एक आप देखोगे ना ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, वो बार बार करेक्शन लेगा तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो वो मोस्टली ट्रेंडिंग होते हैं ना। गुड वॉल्यूम, उनमें वॉल्यूम अच्छा होता है, वॉल्यूम उनके सही रहते हैं, बहुत कम वॉल्यूम नहीं रहता है। ठीक है, बहुत कम वॉल्यूम वाले शेयरों से बचें। लो लो फ्लोट किसको बोलते हैं, कि नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेड। जनरली क्या होता है, देखिए जो प्रमोटर के पास शेयर है वो ट्रेड नहीं होते, उसके अलावा जो और भी कई चीजें जो प्रमोटर से रिलेटेड एंटिटीज होती हैं वो खरीद लेते हैं, वो ट्रेड नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद जो रेसिडुअल ट्रेड, जो पब्लिक मनी जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो जो है कितना होता है उसको फ्लोट कहते हैं। मोटी भाषा में आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और वो क्या होता है, फ्लोट जितना, फ्लोट का मतलब क्या होता है, मतलब जितने अवेलेबल शेयर ट्रेड के लिए होंगे उससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि सप्लाई का पोटेंशियल कितना है। तो जब अगर फ्लोट लो होगा तो सप्लाई का पोटेंशियल लो होगा, इसका मतलब कि अगर बाइंग प्रेशर आएगा तो उसको सप्लाई कम मिलेगी तो तेजी से ऊपर जाएगा। ये एक कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए। स्टेबल प्राइस एक्शन, सुपर स्टॉक्स का प्राइस एक्शन स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाले शेयर से सुपर स्टॉक्स नहीं बनते हैं। बाउंसी बॉल एक्शन, बाउंसी बॉल एक्शन मतलब किसको बोलते हैं, नीचे गिरा टॉइंग 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 ऐसे करते हुए उछलता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कार्टून की लैंग्वेज में, आप लोगों ने किसी ने कार्टून देखा होगा तो वहां पर वो जो है एक टेनिस बॉल या बाउंसी बॉल की तरह से उछलते हुए जो ना वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा अगर करेक्शन में नीचे गिरा तो उसके बाद तेजी से उछलेगा, फिर अगली बार ऊपर गिरेगा, तो हायर हाइज हायर लोज में बाउंसी बॉल एक्शन बनाते हुए जाएगा। और ऐसे शेयर्स जब मार्केट करेक्ट होता है तो उनकी उनमें गिरावट कम होती है, क्योंकि जब डिमांड अच्छी होती है ना तो उनमें गिरावट तो होगी कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, लेकिन उनकी गिरावट बाकियों के मुकाबले कम होती है, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। और दूसरा यहाँ पे फिर जब मार्केट रिकवर करता है तो सबसे पहले वो रिकवर करते हैं और बहुत फास्ट रिकवर करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मैनेजमेंट क्वालिटी एनालिसिस, MQA। ये सब सारे जो है ये सारी बातें मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ ट्रेड करते समय, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या माइंडसेट है ट्रेडिंग के साथ। और मैं ट्रेड की बात करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी इसी तरीके से हो सकती है, आप यहाँ इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। बट चूंकि मैं, जो लोग मुझे जानते हैं फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव रखता हूँ, और जनरली मैं क्विक मूव और क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। तो भैया जब तक ट्रेंड अपने साथ है तब तक राइड करना है, अदरवाइज फिर हम टाटा बाय। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसे एनालाइज करें, मैनेजमेंट की क्वालिटी के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जो है वो प्रमोटर के साथ जाके बात करना है, या सोच लोग कहेंगे सर, लोग कहेंगे सर मैनेजमेंट की क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगी। कुछ एक इंडिकेशन है, कुछ एक सिम्टम्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ, वही हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। कि सबसे पहले चीज़ देखिए कि आप उसकी वेबसाइट पे जाइए।
किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसकी वेबसाइट ज़रूर देखिए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बस वो चार्ट देख के ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा मत करें, उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ देखिए वेबसाइट एक हेल्दी और ट्रांसपेरेंट वेबसाइट होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब क्या है, वो बिजनेस कंपनी करती क्या है, उसके उसके काम, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके वो किस तरीके का पोटेंशियल है, उसके विजन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, तब वो सही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला, जो आपको यहाँ शेयर करता हूँ, कि जितनी घोल-घाल झोल-झाल वाली कंपनीज होती हैं ना, उनमें आप देखोगे तो उन कई कंपनियों में मैंने देखा है कि उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फोटो नहीं रहती, बस नाम रहता है। ऐसी कंपनियों से कृपया करके दूर रहें, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज की बात छोड़ दें, गवर्नमेंट कंपनीज की बात अलग हो गई कई बार, क्योंकि वहाँ पे तो भाई आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, डायरेक्टर्स तो वो चेंज होते रहते हैं, कई बार उनमें नहीं दिखाया जाता है, बट आजकल तो वहाँ भी दिखाते हैं। बट फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कहीं भी चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फोटो ना हो, तो ऐसी कंपनियों पर पैसा लगाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें, न लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। गुड इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, एक इन्वेस्टर हर वेबसाइट में, कॉर्पोरेट वेबसाइट में एक इन्वेस्टिंग का टैब होता है, इन्वेस्टर्स का टैब होता है, उसमें जाकर के देखें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स का ख्याल कितना कंपनी रखती है उससे पता चलेगा। रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर होने चाहिए। जो कई कंपनियां होती हैं ना, उनके बड़े अजीब अजीब से, एक कंपनी का भी आया था कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा कि वो टाइम से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाया क्योंकि उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग था। मतलब ये अजीब, और बीएससी की फाइलिंग में उन्होंने ये कहा। आप देखो ट्विटर में इस पर बहुत लंबी चौड़ी कई बार इस पर बहुत चर्चा चली थी कि ऐसा भी होता है, तो ध्यान रखें। कॉन्फ्रेंस कॉल, जब भी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन कॉल जिसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, यानी कि एनालिस्ट को बुलाया जाता है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए की जाती हैं, और जब कंपनी ऐसा करती है तो यानी कि उसका इंटेंशन जो है वो शेयर होल्डर्स को लेकर के पॉजिटिव है, अच्छा है। टॉप मैनेजमेंट का जो चर्न लेवल है ना, जिसको हम चर्निंग कहते हैं, एट्रिशन रेट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, एट्रिशन रेट या चर्न लेवल, यानी कि उसका जो चेंज, बार बार चेंज होना, ये बहुत कम या ना के बराबर होता है। टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में। अगर बार बार सीएफओ चेंज हो रहा हो, बार बार सीईओ चेंज हो रहा है, तो समझना कि कंपनी में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, ठीक है। ये एक वार्निंग साइन होता है। अब आ गए हम बाइंग सुपर। हमने फाइंडिंग तक की तो बात कर ली कि भाई ढूंढा कहा जाए, कैसे ढूंढा जाए, क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। और खरीदना, खरीदने में सबसे पहला मैं शुरुआत करूंगा माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट से। यार लोग उसको बाद में रखते हैं, लेकिन भैया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट में है। तो इसको सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात अगेन मैं कहूंगा, देखिए किसी भी कंपनी या किसी भी प्राइस एक्शन के बारे में यू कांट बी श्योर इवन इफ यू आर 100% श्योर। ये मर्फी का लॉ है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। मर्फीज लॉ जिस लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल कर लें, देख लीजिएगा। मर्फीज लॉ है कि, और साइंस में इसका बहुत यूज होता है, जो भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन्वेंशन और रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके लिए ये एकदम थंब रूल है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और इसको फॉलो किया जाता है। क्या वो लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली, एक कभी ना कभी वो होगा। अगर कोई भी चीज गलत हो सकती, संभावना है उसमें गड़बड़ होने की, तो कभी ना कभी वो होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया भाई, ओवरनाइट आप सोचें कि नहीं नहीं चलो, क्या है यार, मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा है और कुछ नहीं करना यार, फ्यूचर के जो है मैं उठा लेता हूँ 10 लॉट, या फिर छोड़ो ऑप्शन सेल कर लेते हैं, नेकेड ऑप्शन सेल कर लेते हैं, क्या करना है, ह्यूज ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट तो बहुत बुलिश दिख रहा है, तो फिर पुट सेल कर लेंगे, या बेरिश दिख रहा है तो कॉल सेल कर लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं, अगले दिन गैप अप या गैप डाउन होगा हमारे फेवर में और सब अच्छा हो जाएगा, ह्यूज प्रॉफिट बुक करेंगे। अब संभावना क्या है, इसमें गलती होने की संभावना क्या है कि हो सकता है कि रात को कहीं धमाका हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, आप सोच रहे हो बुल मार्केट का, कहीं वॉर हो जाए और रातों रात सिनेरियो चेंज हो जाए, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि बेरिश है, रातों रात कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि अगले दिन मार्केट एकदम से उछल जाए, उस सिचुएशन में आपको भयंकर लॉस हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं। जितने लोग डेरिवेटिव सेगमेंट में दिवालिया हुए हैं, वो लोग इसी वजह से दिवालिया हुए हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। अब देखिए, अब इसका तरीका क्या है। पहली चीज तो इसको कैसे करें, कभी भी एक सुपर स्टॉक में ट्रेड या एक सुपर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। कुछ सुपर स्टॉक्स कई होते हैं, कोई ऐसा नहीं तो कि पूरे इंडिया में 5-6 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं, और उनमें से मैं आपको बता दूं, कम नहीं करते हुए भी 10-15 तो सुपर स्टॉक हर महीने आपको मूव करते हुए जाएंगे, जो कि
में सुपर स्टॉक बन जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बता, मैं 5-6 बता रहा हूँ, 10 तक भी होते हैं, ठीक है। और आप चार्ट देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बढ़िया मूव हुआ। और लास्ट में हम चार्ट में जाएंगे और हम बात करेंगे कि किस तरीके से सुपर स्टॉक्स मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तरीका ये है कि आपको 10 नहीं जाना है, आपको ज़्यादा 3 या 4, मिनिमम 3 से 4 रखिए, 3 से नीचे नहीं होने चाहिए, 3 या 4 तक रखिए, 4-5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप रिटेलर्स हैं, रिटेलर के लिए 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 3-4 जो है वो आप सुपर स्टॉक ढूंढिए और अपने कैपिटल को अब प्रोपोर्शनेटली जो है वो एलोकेट करिए और फिर उसमें इन्वेस्ट करिए, एक में सब नहीं डालना है। प्रोग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या है कि आपने 4 आपने ढूंढ लिए, 4 ढूंढने के बाद आपने क्या किया कि आपने 25% एलोकेट कर लिया। अब उस 25% को भी एक साथ एक शेयर में नहीं डाल देना है, उसमें भी आधा आधा करके डालिए, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एंट्री। यानी एक बार डालें, जब वो आपके फेवर में मूव करे तब 1% या कुछ अमाउंट जब वो आपको प्रॉफिट देते तब आप दूसरा डालें। ध्यान रखें, लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं कि 50% कैपिटल से बाय कर लेंगे, ये सोच करके, ये चलो नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिरेगा तो और बाय करेंगे, अगर ऊपर आ जाता है तो उसको बढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा एवरेजिंग इंडियन जो रिटेलर और इंडियन नहीं सॉरी रिटेलर जो साइकोलॉजी होती है वो फॉलिंग शेयर्स को एवरेजिंग करते हैं, एवरेज डाउन करने की टेंडेंसी होती है, एवरेज अप करने की टेंडेंसी नहीं होती है, और ये रिटेलर्स का सबसे बड़ा फ्लॉ है। फाइनेंस रिस्क, रिस्क को हमेशा अपने प्रॉफिट से फाइनेंस करिए, ये ध्यान में रखिए, ये माइंडसेट की बात कर रहा हूं। और इसी के लिए प्रोग्रेसिव एंट्री इंपॉर्टेंट है कि जब आप 50% आपने लगाया, वो अब आपको 2% 3% का प्रॉफिट दे रहा है, तब आप दूसरा 50% उसमें डालिए, ताकि अब आपकी जो है रिस्क जो है वो फाइनेंस हो गई। अब आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो प्रीवियस कॉस्ट का रखिए, तो आपका 50% रिस्क तो फाइनेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। आपके प्रॉफिट नहीं, आपके रिस्क को फाइनेंस करते हैं। इनकेस अगर वापस आता है तो आपका बहुत थोड़ा सा नुकसान होगा, अगर आप पूरा एक साथ डालते तो आपको ज़्यादा लॉस होता है। प्रूडेंट पोजिशनिंग साइजिंग, जैसा कि हमने बताया कि प्रूडेंट पोजिशनिंग साइजिंग, अपनी प्रूडेंट रखिए, पोजिशनिंग साइजिंग पता ही है आपको कि भैया इतना रिस्क है, स्टॉप लॉस इतना रखना है। मेरी एक वीडियो है, मैंने अभी थोड़े दिन एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले बनाई है, आप उसको जरूर देखें कि स्टॉप लॉस कब कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, उसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, टेकिंग एंट्री, एंट्री कैसे लें, ठीक है। एंट्री लेना भी कहाँ लिया जाए, कब लिया जाए। पहली चीज, कंडीशन क्या है ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि कोई भी स्टॉक अगर 50 या 200 डेमा के ऊपर ना हो, डेमा वर्ड यूज करता हूँ, डेली मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल आ गया तो इसलिए ई में है, अगर कोई सिंपल फॉलो करेगा तो वो वैसे हो जाएगा। 50 या 200 के ऊपर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए। एंट्री विद लो रिस्क सेटअप, लो रिस्क सेटअप का मतलब क्या होता है कि जब जब बहुत एक्सटेंडेड हो प्राइस अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर प्राइस, तो आप अवॉइड करिए वहां पे एग्रेसिव एंट्री लेना। वहां अगर आप एंट्री लेना चाहें तो बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री लेके देखिए, क्योंकि जनरली वहां से एक पुल बैक होकर के वापस नीचे आने की संभावना रहती है। और अगर कोई स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा होता है तो आप वहां पर एंट्री करिए, वो लो रिस्क सेटअप है। कप एंड हैंडल जब बनता है तो उसके बाद ये कुछ पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो कप एंड हैंडल कहीं है तो उसको ध्यान में रख करके करिए। फ्लैग पैटर्न या पेनेंट का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर आप एंट्री लें, चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर आप एंट्री लें। या डरवास बॉक्स, डरवास बॉक्स के बारे में एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी जो लोग समझ सकते हैं, डरवास बॉक्स जनरली लोग जानते ही हैं कि वो एक बॉक्स होता है, जब वो अपने साइडवेज मूव करता है तो हम उसके पूरे मूवमेंट के ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं, और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के कॉर्नर से टच होता चला जाता है, तो ट्रेंडिंग एक ट्रेंड लाइन बनती है उसके, अगर हम कॉर्नर्स को टच कराएं तो जब वो बार बार एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर बनता चला जाता है, तो यानी कि वो जब ट्रेंडिंग होता है, तो जब डरवास बॉक्स का ब्रेकआउट हो तब आप एंट्री लें, ये एक तरीका है। ये निकोलस डरवास का अपना तरीका था। अब आ गई बात प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिटिंग। कई बार क्या होता है ना, जो हमारे रिटेलर्स हैं और मोस्टली जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो एंट्री के पीछे, स्ट्रैटेजी के पीछे अपनी सारी एनर्जी झोंक देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उस पर ध्यान नहीं देते, और वो क्या है, एग्जिट। एग्जिट इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिए। पैसा आपके पॉकेट में कब आता है, जब आप ट्रेड एग्जिट करते हो, शेयर को बेचते हो ना, तब पैसा पॉकेट में आता है। खरीदने से पैसा पॉकेट से जाता है, आता नहीं है। और आप देने में इतने एक्साइटेड रहते हो कि कब लेना ये भूल जाते हो। कई बार लोग कहते हैं सर हमने एंट्री तो सही ले ली थी लेकिन हम बहुत जल्दी निकल गए, या सर बहुत देर से निकले, सर शेयर तो गिर रहा था लेकिन हम देखते गए और लॉस बढ़ता गया।
मेरे एक छोटी सी कविता है जो मैंने कई बार कहता हूँ, अपने यूट्यूब पे भी मैंने रखी हुई है एक आध बार, और वो ये है कि एंट्री एंट्री सब करे, एग्जिट कहे न कोई। एंट्री एंट्री सब कहे, एग्जिट कहे न कोई, और सही समय एग्जिट करे तो लॉस कबो ना होए। यानी कि अगर आपको एग्जिट करने का आर्ट पता चल गया कि कब एग्जिट करना है, तो ये बता दूं आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी और सही समय से बनती रहेगी। क्यों? जब आप सही तरीके से एग्जिट करना सीख जाएंगे तो आप अपना प्रॉफिट लॉक करना सीख जाएंगे, अपने लॉस को मिनिमाइज करना सीख जाएंगे। बस कैपिटल तो ग्रो ही करनी है। इसका क्या रिजल्ट है? इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कंबाइंड इफेक्ट कि आपकी कैपिटल हमेशा ग्रो करेगी। आपके पास क्लियर रिटेन एग्जिट रूल्स होने चाहिए। कब निकलें? जब भी कोई सुपर स्टॉक अपना मेजर ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, जब तक वो अपने ट्रेंड के साथ चल रहा है तब तक चलिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ठीक है? तो जब तक वो ट्रेंड आपका फ्रेंड तभी तक है जब तक कि वो मुड़ता नहीं है। जब वो नीचे आने लगे तो आप तुरंत एग्जिट कर दें। एग्जिट वन बिजनेस हेल्थ। प्राइस एक्शन सही चल रहा है, प्राइस ऊपर भाग रहा है, बैड न्यूज तो आ गई, आप कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे मार्केट की में शेयर को हेल्थ को अफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्टॉक ऊपर भागा जा रहा है। वो कई बार ऑपरेटर गेम होता है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए किया जाता है, और उसके बाद अगले 2-3 दिनों में या अगले 15 दिनों में मार्केट इतना करेक्ट कर जाता है कि आपका पैसा फंस जाता है। तो इससे बचने के लिए ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आए जो कि बिजनेस के हेल्थ को डेटोरेट, आप समझ रहे हैं कि नहीं ये तो भाई रेवेन्यू को हिट करेगी, सीधी सी बात है, कोई ऐसी रेगुलेशन आ गई, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, कोई ऐसी कलामिटी आ गई जिससे आपको पता है कि बिजनेस का हेल्थ हिट होने वाला है, और फिर भी स्टॉक आपको ऊपर वहीं बेच करके निकल लीजिए। फिर भी अगर स्टॉक की मूवमेंट ऊपर है या गिरा नहीं है तो भी आप बेच करके निकल लीजिए भैया, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो। या फिर अगर थोड़ा प्रॉफिट हो तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बात खत्म, अपने आप को सेफ गार्ड कर लीजिए। नेक्स्ट, एक रूल जो मैं फॉलो करता हूं और मैं सबको फॉलो करने को कहता हूं, जब भी आप किसी पोजीशन में हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन में, कहते हैं इन्वेस्टिंग में, सर हम तो इन्वेस्टिंग में, अरे भैया इन्वेस्टिंग में भी हो तो पैसे के लिए हो ना। तो जब भी इन्वेस्टिंग में भी अगर कोई शेयर अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर रहा हो, आप वहीं पर प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा फिर एंट्री मिलेगी जब वो ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आता है। ठीक है? स्टॉक में एंट्री और एग्जिट इज जस्ट लाइक मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हर 4 मिनट 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आती रहेगी। आप चिंता ना हो, परेशान ना हो, एक छूट जाए दूसरी आएगी। ये चीज आप जिस दिन समझ जाएंगे तो आपके माइंड से जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो निकल जाएगा। दूसरी चीज, जब भी लगे कि प्रमोटर अपना शेयर सेल कर रहा है, आप निकल जाइए, क्योंकि बिजनेस के बारे में प्रमोटर से ज्यादा आपको पता नहीं होता, और जब प्रमोटर ही अपना बिजनेस शेयर सेल कर रहा है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक, अब आ जाए चार्ट टाइम। ये चार्ट यहाँ क्लियर हम दिखने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था वहाँ IIT दिल्ली में, तो उसमें चार्ट क्लियर नहीं दिखे थे, तो इसलिए यहाँ मैंने किया कि यहाँ आपको चार्ट क्लियर दिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये जो है, ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये किसका चार्ट है। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है। ये एक बहुत ही बढ़िया सुपर स्टॉक रहा जिसने क्या, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। लो इसका कहाँ से था? यहाँ पे 21, मतलब ये 20s में ये 800 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद देखिए लगातार इसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देते हुए, इसने बार बार एंट्री, यहाँ एंट्री हो सकती थी, यहाँ एंट्री हो सकती थी, यहाँ एंट्री हो सकती थी, देखिए बार बार इसने सेम फ्लैग बनाया, और ये 800 का शेयर बढ़ते बढ़ते 10,000 तक गया भैया, 10,600 का हाई बनाया यहाँ पे इसने। ठीक है? तो इससे बढ़िया कोई इंडिकेशन, और यहाँ वो सारी बातें होंगी। देखिए ये 50 और 200 DMA के ऊपर है, प्राइस एक्शन स्टेबल है, ट्रेंडिंग है, जितनी बातें हमने पहले पॉइंट्स में गई थी, इसके चार्ट को देखिए आपको समझ में आएगा। बार बार वो अपने बेस को ब्रेक कर रहा है, फ्लैग पैटर्न और पैटर्न्स को ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, राइजिंग वॉल्यूम अच्छा है। इन सब सारी चीज़ों को आपको समझते हुए ऐसे शेयरों को जहां भी दिखे उनको एंट्री लेनी है। लिमिटेड रिस्क, जैसे कहते हैं ना, लो रिस्क एंट्री कहाँ बनती है? देखिए ये 50 DMA पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से जब बन रहा है ये लो रिस्क एंट्री। अब यहाँ कोई रिस्क लेने या यहाँ कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये तो हाई रिस्क एरिया है ना, नतीजा क्या हुआ? गिर गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा देखिए दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट कोविड के टाइम जबरदस्त ऊपर भागा था। आप देखिए यहाँ से 306 रुपए का लो था 2020 में, और वहां से फिर ये बढ़ते बढ़ते कितना, 3,000 तक गया, तो 10 गुना मूव लगभग इसमें आया। दीपक नाइट्राइट केमिकल का शेयर, सेम सेम पैटर्न आप देखेंगे, आपको सेम पैटर्न ही दिखाई
खाएंगे। ऐसे शेयरों के पैटर्न जनरली सिमिलर होते हैं। ये CDSL है। अब CDSL में कोविड के बाद ये सबको पता था कि भैया कोविड में बहुत सारे क्या चल रहा था, सब सारे बिजनेस बंद थे, कल केवल रहा था स्टॉक मार्केट। तो लोगों ने जबरदस्त तरीके से डीमैट अकाउंट खुलवाए। ठीक है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। घर में मोबाइल में बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता था। आप अपना डिटेल दीजिए और वीडियो में आप फोटो खिंच जाएगी और वीडियो उसी से आपको मोबाइल से ही सारा अकाउंट खुल जाता था। तो उसमें नंबर ऑफ जो डीमैट होल्डर्स है वो बहुत बढ़े और CDSL ही डीमैट का सारा हिसाब किताब रखता है। उससे इसकी रेवेन्यू आती है, आप जो सेल करते हो उसका पैसा इसको जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो। तो इसके बिजनेस में देखिए कितना मीटियोरिक 177 का लो, 2020 में 177 का शेयर बढ़ करके 1700 तक चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट BSE, सेम वही चीज। जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ेगी तो भैया BSE को भी तो फायदा होगा। अब देखिए BSE अभी तक तो लिस्टेड, NSE अभी तक तो लिस्टेड हुई नहीं, लिस्टेड एक्सचेंज में केवल BSE ही है। तो BSE का शेयर जो है देखिए यहाँ से कहाँ 400 के लो के से बढ़ करके 1800 तक चला गया। और कितनी देर में, आप देखो कि कितनी 2023 की बात बता रहा हूँ, ये 2023 में मई में चल रहा था 300 में। ये देखिए अप्रैल में 300 का था ये। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 8 महीने में ये 400 का शेयर 1800 का शेयर हो गया। ठीक है, 4 गुना 8 महीने में लगभग। तो ये सुपर परफॉर्मेंस शेयर, इसको कहते हैं भैया मल्टी बैगर का बाप हो गया ये। मल्टी बैगर तो 2-3 सालों में डबल होते हैं, यहाँ तो देखो क्या बोलेंगे इसको। फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जब ये पता चला कि गवर्नमेंट की भैया स्पेंडिंग होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, रोड बनेंगी, पुल बनेंगी, नई चीजें बनेंगी, तो उसके लिए तो हैवी इक्विपमेंट चाहिए ना। तो हैवी इक्विपमेंट का सप्लायर पहले तो JCB हुआ करता था, बड़ा फेमस था JCB बाहर की कंपनी है। ठीक है, कि कैट वगैरह जो है वो बाहर की कंपनीज हैं। तो अब ये क्या हुआ, एक्शन कंस्ट्रक्शन ने शुरू किया काम यहाँ पे, और एस करके आप देखिए बहुत से आपको हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। और वो शेयर 198 का लो था, 174 का लो था यहाँ पे, कब 2022 में मई में। और वहां से भी बढ़ करके 800 तक गया। मतलब 200 का भी शेयर, 200 से मानिए अगर, तो 200 का शेयर बढ़ करके 800 तक चला गया। 4 गुना का मूव आपको मिला। कितना, 1 से 1.5 सालों में। अगेन KPIT बड़ा प्यारा शेयर है। कोविड में ये कितना था, 2020 में 33 रुपीज का, 30 रुपए का, 33 रुपए का, 34 रुपए का शेयर, 40 ही समझ लो यार, 40 रुपए का शेयर था। 100 रुपए पे लॉन्च हुआ था, गिर के 40 तक 35 तक आया था। और वहां से जो फिर ये बढ़ा है, तो वहां से बढ़ करके अभी 1200 के आसपास, अभी प्रेजेंट रेट, ये तो पुराना था, अभी प्रेजेंट इस समय वो 1200 के ऊपर निकल गया, लगभग 1300 पहुंचने वाला है आज की डेट में। ठीक है, तो ये मल्टी बैगर्स क्यों, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, ध्यान से समझिए, इसमें सिर्फ सेम वही पैटर्न आपको दिखेंगे, लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर किन गाड़ियों के लिए, ऑटोनोमस गाड़ियों के लिए। और आपको पता है कि फ्यूचर सारी जो गाड़ियां हैं वो सब ऑटोनोमस होने वाली हैं, और आज के फ्यूचर में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में सॉफ्टवेयर का यूज बहुत ज्यादा है। और ये गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ऑटोमोबाइल की ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। ठीक है, तो इसके पास BMW इसका क्लाइंट है, और भी बहुत सी फॉरेन कंपनीज के क्लाइंट हैं। और इसका कॉम्पिटिटर बहुत कम है, टाटा एलेक्सी इसका कॉम्पिटिटर है, बट दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक, JSL, जिंदल स्टील। ठीक है, अब ये देखिए JSL क्या हुआ। आपको पता चला कि भैया गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रेलवे में ह्यूज कंस्ट्रक्शन होगा और रेलवे में सारी चीज़ें, और आपने देखा होगा कि जिंदल के सारे स्टॉक जो स्टील के उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो जब से ये रेलवे की न्यूज़ आई, आप रेलवे के जितने भी जो मटेरियल उसमें लोहे की सप्लाई जो है वो स्टील की सप्लाई बढ़ी, और उसके बाद देखिए स्टील शेयर्स ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया। तो ये आप उनको आपको दिखेगा ये बिहेवियर। मजडॉक, यहाँ भी अगेन पॉलिसी आई कि भाई मेक इन इंडिया, हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स मेक इन इंडिया बनाने हैं। और जितने भी सबमरीन्स और ये शिप्स और ये सब जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो एकदम मतलब आसमान छू गई। 200 का शेयर जो हुआ करता था 2022 में, वो बढ़ करके 2400 तक पहुंच गया। ठीक है, तो 1 से 1.5 सालों में इन्होंने 10-10 गुना रिटर्न दिए हैं, मतलब 10 टाइम्स। तो ये मल्टीबैगर, तो ये सुपर स्टॉक्स हैं। GRSE, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स, है ना, ये आप देखिए ये क्या है, यहां भी वही चीज है, ये भी वही शिप बिल्डिंग में है। 200 का शेयर 1000 रुपए तक पहुंच गया।
गैब्रियल, ये कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पर जिन लोगों ने देखा होगा, तो मैं एनालिसिस करके बीच बीच में अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ना कुछ मैं डालता रहता हूँ कि मेरी एनालिसिस क्या लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर भी देखिए ये शेयर कितना 174 के आसपास हमने उसको स्टॉप किया था, उसको स्पॉट किया था, और हमने कहीं थोड़ा बहुत अपनी एनालिसिस जो है वो ट्विटर पे इसको शेयर की थी। ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के टाइमलाइन में गैब्रियल सर्च करके आप देख सकते हैं। 174 पे पहली बार उसको स्पॉट किया था और वहां से हमने उसमें कुछ एंट्री वगैरह भी करी थी। उसके बाद ये शेयर 174 से बढ़ करके 359.60, लगभग 100% का रिटर्न, लगभग 100% का रिटर्न इसने पूरा पूरा दे दिया। और कितने दिनों में? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने में 100%। सुपर स्टॉक है भैया। ठीक। तो देखिए ये वो तरीके हैं, कुछ चार्ट्स के माध्यम से मैंने दिखलाने की आपको कोशिश की है कि किस तरीके से जो सुपर स्टॉक होते हैं उनका एक बिहेवियर होता है, उनको एक पहचानने का तरीका होता है, उनके कुछ लक्षण होते हैं जिनको कि आप भी थोड़ा सा अवेयर होकर के, अलर्ट होकर के पहचान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे शेयर्स को प्रॉफिट बुक करना और उसको राइड करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए एग्जिटिंग टाइमली करना है और मैक्सिमाइज करना है। राइड को कैसे मैक्सिमाइज करना है हमको, तो इसके लिए क्या है कि पहला रूल, कभी भी फुल कैपिटल इन्वेस्ट ना करें एक सुपर स्टॉक में, क्योंकि वहां से आदमी पैनिक होता है, थोड़ा ही प्रॉफिट मिलते हैं आप बुक करके निकल जाते हो और पता चलता है कि शेयर काफी दूर भाग गया। दूसरी चीज, जब मार्केट में मेजर करेक्शन हो तो अपना प्रॉफिट लॉक कर लें। इस तरीके से आपका प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक आर्ट है, वो एग्जिट वाले स्ट्रेटजी में बताया था, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम राइडिंग, ये राइडिंग सुपर स्टॉक्स हैं, तो मैक्सिमम इसकी जो मूव होती है उसको कैसे राइड करें उसका ये तरीका है। करें जब भी आपने बुक कर लिया और जब आपके सेटअप को फिर से हो, आप रिपीट करें एंट्री, तभी आप उसके पूरे मूव को सही तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। ट्रेल योर स्टॉक्स प्रूडेंटली, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें। कोई भी एक स्ट्रेटजी समझ लें, या तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से या फिर किस तरीके से, वो एग्जिट वाली जो मेरी वीडियो है उसमें प्रॉफिट ट्रेल करने के तरीके भी हैं। कोई एक लार्जर मूविंग एवरेज को, कोई एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ले लें ट्रेल करने के लिए, या फिर और भी कोई तरीके हैं तो आप उसको देख लीजिए। बहुत तरह के इंडिकेटर हैं जिससे कि स्टॉक्स को ट्रेल किया जाता है। सुपर ट्रेंड है और भी कुछ हैं, एटीआर ट्रेलिंग लाइन है, तो उससे ट्रेल हो जाएगा। दूसरी चीज, स्टे अवेयर एंड अलर्ट। एक बार आपने शेयर में लगा दिया, देखिए ये बिजनेस जो है ना, ये एक बिजनेस है। स्टॉक में इन्वेस्ट करना और वेल्थ क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं, मतलब आप लेकर के सोना नहीं, या तो आप सरकारी बाबू की तरफ शेयर लेकर के आप बैठ जाएं, सो जाएं कि कुछ लोग कहते हैं ना हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम डाल के रखें। नहीं, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको एक लिमिटेड टाइम स्पैन में अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, तो इसका आप, इसलिए आपको ये कर, अगर ये बिजनेस है और ये बिजनेस होना ही चाहिए आपके लिए, तो ये उसमें आपको, जैसे कि नॉर्मल हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हम अलर्ट रहते हैं, तो इसमें यहाँ भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ क्या आ रही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब आ रहे हैं, मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, उसका कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है, ये सारी बातें प्राइस को अफेक्ट करती हैं। इसलिए आपको उसको लेकर के अलर्ट रहना है, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऑब्जेक्टिव, अपनी पोजीशन से इतना लगाव ना कर लें कि नहीं नहीं ये मेरा शेयर तो इसने मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है और अब ये आगे भी देगा, इसलिए मैं उसे चिपका रहूं। साफ साफ आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे आपका प्रॉफिट जो है वो वाइप अप हो रहा है, शेयर नीचे करेक्ट कर रहा है, मेजर ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, मेजर मूविंग एवरेज तोड़ चुका है और आपका प्रॉफिट वहां से आधा हो गया है। आप इस होप में बैठे हो कि नहीं नहीं जो आधा हो गया, अब तो ये जब वापस थोड़ा और ऊपर जाए ना, तब मैं उसमें एग्जिट ले लूँ, कम से कम जितना था उतना तो मुझे मिल जाए। ये सारी जो साइकोलॉजीज हैं दिमाग की ना, ये खेल खेलती हैं और अल्टीमेटली आप, कई बार मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ कि वो प्रॉफिट वाली पोजीशन होते हुए भी अल्टीमेटली वो लॉस में जाकर के एग्जिट करते हैं। तो ये सारी बातें तब आती हैं जब आप अपने शेयर अटैच हो जाते हो। एक बात ध्यान रखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ अटैच होइए, शेयर के साथ नहीं। इस बात को ध्यान रखें। नेवर गेट इमोशनली अटैच, वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था। और इन सब का सार क्या है, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि योर गोल इज टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, नॉट टू बी राइट। कई बार लोग कहते हैं नहीं साहब मैं सही हूं, मैंने सही शेयर चुना है, मेरी एनालिसिस सही है, इसलिए मैं बेचूंगा नहीं। आपकी एनालिसिस हो सकता है सही हो और मार्केट हो सकता है आपके डायरेक्शन में जाए, लेकिन 5 साल बाद
जैसा कि आपको पता है कि मार्केट कुड बी इरेशनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप उतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे जितना मार्केट इरेशनल जितने लंबे समय तक के लिए हो सकता है। तो दिमाग से भूल जाइए, आप यहाँ राइट होने नहीं आए हैं, आप यहाँ कोई अपनी थ्योरी थेसिस प्रूव करने नहीं आए, आप यहाँ पैसा बनाने आए हैं, अपना वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। तो इन सब चीज़ों पर अपने गोल पर फोकस रखिए और उससे रिलेटेड अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोशिश की है मैंने आपके सामने अपने सारे इन एक्सपीरियंसेस को जिस तरीके से मैं करता हूँ उसको आपके सामने लाने की, ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिले। और जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरी ट्विटर की आईडी है, ठीक है, ये देखिए Anil_Rai। तो उस पर ट्विटर से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं अक्सर कुछ ना कुछ एनालिसिस करके मैं डालता रहता हूँ। यूट्यूब में इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो पाता हूँ, बट फिर भी ट्विटर पर मैं कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंटली, और वहाँ फ्रिक्वेंटली कनेक्ट भी हो जाता हूँ, तो वहाँ कुछ चीज़ों के क्वेरीज के आंसर भी मैं कर पाता हूँ। यूट्यूब में जब टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बना लेता हूँ। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।